चलो तो यार स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी का रिवीजन। गवर्नमेंट ऑडिट अपन कर चुके हैं और जो अदर एंटिटीज का ऑडिट है वो भी कर चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कर चुके हैं। केवल लोकल बॉडी का ऑडिट हमें अभी देखना है। बहुत ही छोटू सा टॉपिक है पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान है। क्या है सर? सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। बहुत ही जनरल बातें बताई गई हैं। बोले म्यूनिसिपैलिटी को आप बोल सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। म्यूनिसिपैलिटी मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल एरिया को रिप्रेजेंट करती है ना, ऐसा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी। किसी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको चलाना, है ना। वो एरिया को अपन बोल सकते हैं स्मॉलर देन अ स्टेट। स्टेट से छोटा एरिया, अब वो विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है, सिटी हो सकती है या अदर एरिया हो सकता है, ऐसा। स्टेट से छोटा कोई भी एरिया आप उसको लोकल एरिया बोल सकते हो। उसको रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी, उसके इनहेबिटेंट्स जो उसमें लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी जो होती है वो क्या होती है? लोकल बॉडी होती है, ठीक है। ओके सर। इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? लोकल टैक्सेशन से आता है। इनका खर्चा कहाँ पर होता है? ऑन सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज लोकल। ठीक है, मतलब लोकल सर्विसेज, अपना जो भी एरिया होगा उसमें ही सर्विस देना है ना। चाहे वो सैनिटी की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, या फिर वहाँ का जो सिटी का डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें है ना। तो जनरल बातें हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है ना। तो आप चाहो तो जब पढ़ाई करते हो ना तो इनको पेंसिल से काट सकते हो कि भाई इस पर तो कुछ नहीं आना, एक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए ताकि हम अगर कभी एमसीक्यू या कहीं भी कुछ आ जाए तो अपन संभाल सकें, है ना। फिर क्या है सर? म्यूनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया कवर्स 5 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अर्बन लोकल एरिया। अब बोले जो ये एरिया होते हैं ना उसको अपन 5 टाइप में बांट सकते हैं। तो ये जो अर्बन लोकल अथॉरिटीज होती हैं या जो एरियाज होते हैं उनको हम 5 टाइप में बांट सकते हैं। तो 5 टाइप के एरिया का हो या 5 टाइप की अथॉरिटीज का हो, भाई जितने टाइप के एरिया उतने टाइप की अथॉरिटीज होंगे, एक ही बात है। इस पर बन सकता है एमसीक्यू, तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के नाम से हो सकती है लोकल गवर्नमेंट, सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही है। उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल आप बोल सकते हो। नॉर्मली इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से, पावर्स के हिसाब से, स्कोप के हिसाब से। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनकी बेस पर इनको डिफरेंस करा जाता है। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इनका कोई डिटेल है। आपको एक बस जनरली ध्यान रखना है कि नॉर्मली लोकल गवर्नमेंट जो है या लोकल बॉडी है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल हो सकती है। उसके बाद टाउन एरिया कमेटी बोल सकते हैं अपन, थोड़ा जो बड़ा एरिया होता है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको अपन टाउन एरिया कमेटी बोल सकते हैं। फिर नोटिफाइड एरिया कमेटी आती है जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के माध्यम से आप वो करती है कि नोटिफाई कर दिया इस एरिया को, यार इस एरिया का डेवलपमेंट करना है तो चलो इसको नोटिफाई कर देते हैं और यहाँ पर अपन फंडिंग देने लगेंगे तो ये जो एरिया है ये भी ग्रो करने लगेगा। फिर एक कैंटोनमेंट कमेटी होती है जहाँ पर मिलिट्री बेस वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर जो लोकल एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी होती है उसमें कुछ मिलिट्री से भी कुछ लोग होते हैं उस कमेटी में, तो उसको अपन बोल देते हैं कैंटोनमेंट कमेटी, है ना। आपको इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटी आपको याद रहे कि 5 टाइप की ये बॉडी हो सकती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफिकेशन नोटिफाइड एरिया कमेटी, और लास्ट आपका आ जाता है क्या? कैंटोनमेंट कमेटी। बोलो यारो, ठीक है ना, बहुत आसान है। फिर लोकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के? क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं बताओ? 3 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। रेगुलेटरी, उस एरिया के लिए नियम बनाना, ठीक है। उस एरिया का मेंटेनेंस करना और उस एरिया का डेवलपमेंट करना। तो नियम मतलब रूल्स भी यही बनाते हैं, मेंटेनेंस का काम भी उस एरिया का यही करते हैं और डेवलपमेंट का काम भी वही करते हैं, ठीक है। तो अपन जैसे इंदौर में बैठे तो देख लो आप क्या चल रहा है, क्या कर रही है लोकल गवर्नमेंट, यही तीनों काम तो कर रही है ना। तो रेगुलेटरी, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट। फिर क्या है सर? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। कौन कौन सी जगह पर खर्चा करते हैं ये लोकल गवर्नमेंट वाले? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, जनरल एडमिन करना उस सिटी को, उस एरिया को। पब्लिक हेल्थ पर, पब्लिक सेफ्टी के लिए खर्चा करते हैं। एजुकेशन पर, पब्लिक वर्क के लिए, और अदर जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, लोन लिया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करते होंगे, ये वो वाला होगा। बोलो यारो, क्या ये सही है? ये जनरल कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जहां पर खर्चा कर सकती है लोकल गवर्नमेंट। इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं?
देखो मैंने फिर से एमसीक्यू लिखा है बेटा, जहां जहां मुझे लगता है कि एमसीक्यू बन सकता है वहां मैं लिख रहा हूं, तो आप उसको उस नज़र से देखना। डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा वहां पर एमसीक्यू की संभावना ज़्यादा है। तो सर अगर रेवेन्यू के सोर्सेज की बात करें तो इनका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय तो अब लगभग बंद ही हो गया है। एक डिस्ट्रिक्ट से या एक सिटी से दूसरी सिटी में जब आप माल लेकर जाते थे तो आपको चुंगी कर देना होता था, ऑक्ट्रॉय देना होता था। अब तो लगता भी नहीं है, पर लिखा है। तो प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड ऑक्ट्रॉय जो है वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है लोकल गवर्नमेंट के। बोलो यारो क्या ये सही है? हाँ सर, बहुत आसान है सर। फिर अदर म्यूनिसिपल टैक्सेस जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स है, नॉन मैकेनाइज्ड व्हीकल टैक्सेस हैं, एडवर्टीजमेंट पर टैक्सेस हैं, टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स हैं, टोल टैक्स है या सो टैक्स है, जो भी है। तो ये भी और अदर टाइप की इनकम इनकी हो सकती है। मेजर सोर्सेज क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय। उसके अलावा अदर भी कुछ सोर्स हो सकते हैं जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, या आपका ये एडवर्टीजमेंट पर जो टैक्स वगैरह लगते हैं वो सब हो सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है सर? टैक्सेशन पावर्स जो है कॉरपोरेशंस की वो कन्फाइंड है टू फ्यू आइटम्स एंड आर ऑफ जनरली कंपल्सिव नेचर। मतलब जो बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल काउंसिल हैं उनकी जो टैक्सेशन पावर है वो कम है। ओह माय गॉड। और जो क्या लिखा? ऑन द अदर हैंड टैक्स पावर ऑफ द अदर टाइप ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज, उनकी जो पावर है टैक्सेशन के रिगार्डिंग वो वाइडर है। मतलब जो बड़ी कॉर्पोरेशन है उनकी पावर कम है, बड़ी कॉर्पोरेशन की पावर कम है, और जो छोटी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं, अर्बन लोकल अथॉरिटीज हैं, उनकी पावर जो है टैक्सेशन पावर वो ज़्यादा है। ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है बताओ? ऐसा इसलिए है, देखो सुनने में अजीब लगता है ना, ऐसा लगता है कि अगर बड़ी कॉरपोरेशंस हैं तो उनकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं उनके बहुत बड़े लेवल के काम होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं। उन पर स्टेट गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्टली हाथ होता है। उनकी जो फंडिंग आती है मेनली वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है। उन कॉरपोरेशंस का काम डेवलपमेंट का होता है और अधिकतर वो वही चीज़ें करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चाहता है, काइंड ऑफ। और जो छोटे एरिया हैं उन एरिया में बोलते हैं कि आप खुद डेवलप करो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाओ। उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिलना है, आप यहीं से कलेक्ट करो और आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो वो वैसा हो जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ इसमें क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू, अच्छा इनको फिर हर चीज़ में स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर लेनी पड़ेगी। तो इनको जो पावर मिली है वो मिली है, किसको? कॉरपोरेशंस को जो पावर मिली है वो मिली है। इनको अगर कोई नई पावर लगानी है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ सकती है। तो ये बहुत ही थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर चूंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है तो चला आ रहा है कि कॉरपोरेशंस की पावर लिमिटेड है, जबकि जो क्या है आपका अदर, क्या लिखा है ये? टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज़, जो अदर अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी रेंज वाइड है, पर उनको अगर कोई नए या कुछ उल्टे पुल्टे नियम कानून बनाने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ जाती है। आप केवल एमसीक्यू के हिसाब से क्या ध्यान रखो कि यार जो पावर्स हैं वो कॉरपोरेशंस की कम है, और जो अदर हैं लोकल अर्बन एरियाज़ हैं उनकी जो पावर्स हैं, उन अथॉरिटीज़ की जो पावर्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ऑल्दो उनको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इस पर कोई क्वेश्चन बना है ना कोई संभावना है ना। बहुत रफ टाइप की बात लिखी है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम खराब करना चाहता भी नहीं इस पर। क्या लिखा है? लोकल बॉडीज में रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट फ्रॉम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। इसको छोड़ो, आप तो सिंपल बोलो कि यार कितने टाइप की ग्रांट है जो लोकल गवर्नमेंट को मिल सकती है, कितने टाइप की ग्रांट है जो लोकल गवर्नमेंट को मिल सकती है। तो 3 टाइप की ग्रांट है सर: जनरल पर्पस ग्रांट, स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट और स्टैट्यूटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट। जैसे नाम में वैसे ही इनके मीनिंग है। जनरल पर्पस ग्रांट क्या होता है सर? दीज आर प्राइमरीली इंटेंडेड टू सब्सटेंशियली ब्रिज द गैप बिटवीन द नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज। एक लोकल बॉडी है, उसके पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं 10,000 के और खर्चे करने 15,000 के, तो 5,000 तो मिलना चाहिए ना इनको ग्रांट, नहीं तो कैसे चलाएंगे उस एरिया को? अरे रेवेन्यू आना 10,000 का, खर्चा होना 15,000 का, तो 5,000 कहाँ से आएगा? तो जनरल खर्चों के लिए ही ग्रांट चाहिए, तो उसके लिए जो ग्रांट मिलेगी उसे बोलते हैं जनरल पर्पस ग्रांट। समझे आप बात को? कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। और रही बात स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट की, तो नाम में क्या लिखा है? अगर कोई ग्रांट आपको किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए मिलेगी तो वो स्पेशल पर्पस ग्रांट हो जाएगी। तो दीज ग्रांट विच आर टाइड टू द प्रोविजन ऑफ सर्टेन सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क। किसी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सर्टेन सर्विस, किसी सर्टेन वर्क को करने के लिए अगर आपको ग्रांट मिलती है तो वो स्पेशल पर्पस ग्रांट हो जाती है। फिर है स्टैट्यूटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी लोकल गवर्नमेंट का
टैक्स का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट कर लिया है। तो जहां पर लोकल गवर्नमेंट को पैसा कलेक्ट करना था जनता से, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट कर लिया है, तो लोकल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट जो है इनको ग्रांट दे सकती है, तो उस ग्रांट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी या कंपेंसेटरी ग्रांट। मतलब एज अ कंपेंसेशन जो ग्रांट दी गई वो कंपेंसेटरी ग्रांट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ए कैटेगरी मार्क करा है। फिर क्या लिखा है सर? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बस 2-3 हेडिंग के बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना। यहां से वो क्वेश्चन है बेटा जो 3 या 4 नंबर में आ सकते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही नॉर्मल थे, या ये भी 3 नंबर में आराम से आ सकता है। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो मेजरली एमसीक्यू पर्पस से थे, है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है सर? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो यार, अगर आप किसी लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका मेन फोकस फाइनेंशियल पर रहता है, क्योंकि आप ऑडिटर हो। तो आपको ना थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट तो आप करते रहते हो, पर आपने थोड़ी ना लोकल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा ऑडिट करा है जितना कि आपने अदर कंपनीज या नॉर्मल एंटिटीज़ का करा है। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि कैसे हम लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट करेंगे। तो उसके लिए पहले समझ लो लोकल गवर्नमेंट कैसे क्या काम करती है, कैसे अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को चलाती है, फाइनेंस से रिलेटेड उनके यहाँ कैसे क्या सिस्टम होते हैं, वो समझना जरूरी है ना, ऐसा। तो इट वुड बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडी बिफोर स्टार्टिंग दी ऑडिट। ऑडिट शुरू करने से पहले अच्छा होगा एक ऑडिटर के लिए कि वो किसी लोकल बॉडी का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझ ले। ठीक है सर। तो सर क्या क्या समझना है? सबसे पहले लिखा है बजटरी प्रोसीजर। इनका कहना है कि गवर्नमेंट बजट के हिसाब से चलती है। हाँ तो सर सही है ना, नॉर्मल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तो छोड़ो, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, यहाँ पर बजटरी सिस्टम चलता है ना। ये लोग पहले बजट बनाते हैं, फिर उसमें से खर्चा करते हैं। आपने देखा ना हर साल बजट आता है जो, तो वही वो कह रहा है कि यहाँ पर बजट वाले सिस्टम चलते हैं। और पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ बजटरी प्रोसीजर क्या होता है? ट्विन कंसिडरेशंस, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और दूसरा कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक तो हम चाहते हैं कि खर्चों पर कंट्रोल हो अगर पहले से बजट बना ले तो, और एक अकाउंटेबिलिटी हम सेट कर सकें कि यार देखो ये इतना अमाउंट है, इस पे मतलब इतना अमाउंट हमने बजट में सेट करा है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, इससे ज़्यादा खर्चा करोगे तो यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, काइंड ऑफ आप ऐसा सोच के चल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्विन कंसिडरेशंस हैं जो बजटरी प्रोसीजर में ध्यान रखे जाते हैं। मतलब बजट का एक तरीके से आप पर्पस समझ लो कि ये 2 हैं। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट फंड्स आर रेज्ड एंड मनीज आर स्पेंट बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी फंड खर्च किए जाते हैं, जो भी फंड उठाए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, वो नियम कानून के हिसाब से खर्च होनी चाहिए और विद इन द लिमिट्स ऑफ सैंक्शन होना चाहिए। मतलब जितना आपने फंड बनाया है उससे ज़्यादा खर्चा आपको नहीं करना है। और ऑथोराइजेशन बाय लेजिस्लेचर और काउंसिल। सीधी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी खर्चा हो वो लिमिट में हो। बजट क्यों बनाते हैं? बजट क्यों बनाते हैं? जो भी खर्चा हो वो लिमिट में हो, जिससे पूछ कर किया जाना चाहिए उससे पूछ कर ही किया जाए। ये सब बातें आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। बोलो यारो। तो मैं अगर अंडरलाइन करूं तो मैं बोलूँगा कि जो भी खर्चा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है वो नियम कानून के हिसाब से किया जाए, विद इन द लिमिट्स ऑफ सैंक्शन किया जाए। जितना अप्रूव हुआ है उतना ही खर्चा करो, उससे ज़्यादा मत करो, और पूछ कर करो, ऑथोराइजेशन। बोलो यारो क्या ये सही है? ठीक है सर। तो बजटरी प्रोसीजर में 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, दूसरा है कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर उन्होंने उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी फंड खर्च किया जाता है वो विद इन द लिमिट ऑफ सैंक्शन हो, ऑथोराइजेशन होना चाहिए उसका, जिससे पूछकर किया जाना चाहिए उससे पूछकर किया जाए। इसके अलावा नियम कानून के हिसाब से ही खर्चा किया जाए। फिर और क्या जानना है हमें? लोकल बॉडी का ऑडिट करने जाने वाले हैं तो हमें और क्या जानना है लोकल बॉडी के बारे में? एक तो हम समझ गए कि हाँ यहाँ पर बजट वाला सिस्टम चलता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि यार इनके जो बजट के फॉर्मेट होते हैं ना, या जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बजट के अंदर, वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका मतलब हर स्टेट के जो बजट के फॉर्मेट हैं वो अलग अलग हैं। हर स्टेट की जो बजट के फॉर्मेट हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ओके, इसके अलावा एक फीचर और है म्यूनिसिपल बजट का कि वहां पर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता है रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में। मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, जबकि नॉर्मली करना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मली ये क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करके हेड होता है,
उसके अंदर डाल देते हैं सारे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को। कैपिटल ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो सर कैपिटल ट्रांजेक्शन जाते कहाँ हैं, उसको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डाल देते हैं। इस पर एमसीक्यू बन चुका है, इस पर एमसीक्यू बन चुका है। देयर आर हाउएवर अ नंबर ऑफ स्पेशल फंड। अच्छा, और कई चीजों के लिए लोग स्पेशल फंड बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि रोड्स के लिए बना लिया फंड। फिर ये क्या कर सकते हैं, सेपरेट बजट बना सकते हैं काय के लिए, स्पेसिफिक म्यूनिसिपल फंक्शन जैसे कि एजुकेशन। फिर ये स्पेशल बजट बना सकते हैं एंटरप्राइज एक्टिविटी जैसे कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो कुल मिलाकर अलग अलग चीज़ों के लिए ये अलग अलग फंड बना लेते हैं और फिर खर्चा करते हैं। तो ऐसा तो अपने घर में भी करते हैं कि यार ये बच्चों की फीस, ये जो ग्रोसरी में जाएगा, ये फिर शॉपिंग में जाएगा, या जो भी है XYZ, है ना। तो सर मैं लोकल बॉडी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे वहां का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। तो मैंने देखा कि उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो बजटरी प्रोसीजर, दूसरा आता है एक्सपेंडिचर कंट्रोल। पहले मैंने बजटरी प्रोसीजर के बारे में कुछ बातें जानी और फिर मैं जानने वाला हूँ एक्सपेंडिचर कंट्रोल के बारे में। बेटा इस पर मैं आर बनाना चाहूँगा, इसकी बोलने की संभावनाएं बहुत हैं और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत है, इसलिए ध्यान रखना, इसको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं हो सकेगा तो मैंने क्या करा, इसकी लैंग्वेज में उतने ईजी कर नहीं पाया, मैंने बाकी जो गवर्नमेंट ऑडिट है उसमें तो बहुत ईजी कर दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ईजी कर दिया था। इसको मैं थोड़ा और हल्का फुल्का चेंज कर दूंगा और वो वाली फाइल दे दूंगा, है ना। नहीं तो वैसे ये भी जो लिखी है इतनी कोई इशू नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, थोड़ा बहुत जहाँ डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो हर चीज़ बोली है, आप उसको अपने हिसाब से रिपेयर कर लेना, है ना। ठीक है, अभी क्या लिखा है सर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल में द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्टिंग इन द स्टेट एंड सेंट्रल government level is conditioned by the fact that there is a clear demarcation between the legislature and executive। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके केस में क्या होता है कि क्लियर डिमार्केशन है लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। कानून बनाता कोई और है और उसको एग्जीक्यूट कोई और करता है, उसको चलाता कोई और है। कानून बनाने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है, ठीक है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट में इंटीग्रेशन होता है लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूटिव पावर्स। मतलब आपको ही कानून बनाना है और आपको ही उसको लगाना है, आप ही एग्जीक्यूशन करते हो। आप देखो भारत में सरकार कौन चला रहा है, मान लो मोदी जी चला रहे हैं या जो भी बीजेपी सरकार है वो चला रही है ना। सरकार क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स रखती है, लेकिन कानून थोड़ी बना रही है, ठीक है। कानून तो देखा जाए तो कानून की रक्षा करना तो जुडिशरी मतलब कोर्ट के हाथ में है, समझ रहे हो आप। और अगर बनाएगी भी तो सरकार बनाती भी है तो उसके लिए पूरी एक सिस्टम होता है पूरा। तो बनाने वाला कोई और है, वो जुडिशरी अलग होता है और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग अलग होते हैं। लोकल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यही कानून बना देते हैं, इन्हीं को चलाना है, इन्हीं को लगाना है उसको। मतलब ऐसा हो गया कि खुद की कॉपी खुद ही चेक करना है। अब मान लो कोई चीज़ फॉलो नहीं हुई तो खुद ही ने तो बनाई है, तो अपने हिसाब से देख लो कौन कोई कुछ बोलने वाला है क्या। अच्छा बताओ, सरकार अगर कोई चीज़ फॉलो ना करे तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उसके खिलाफ जा सकते हो। मतलब न्याय जस्टिस को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो या कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, जहां भी जाओ जा सकते हो ना। अगर आपने कानून बनाया है और आप ही चला रहे हो तो फिर किसके पास जाएंगे हम, आपने ही तो बनाया है, आपने ही सब करा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है लोकल गवर्नमेंट के केस में, है ना, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन होता है लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव पावर्स में इन दी, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव टू फंक्शन एज इट्स इंक्विजिटोरियल बॉडी एज वेल। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्विजिटोरियल बॉडी का मतलब होता है कि फिर आप इन्वेस्टिगेट कर पाओगे क्या, आपने अरे यार खुद की कॉपी खुद चेक कर पाओगे क्या, आप बोल पाओगे कि कुछ गलत है, नहीं बोल पाओगे ना। खुद ही ने चीज़ें बनाई हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो कुछ बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। तो आप इंक्विजिटोरियल बॉडी जैसे काम कर पाओगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टाइप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। फिर यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं होता है। कुल मिलाकर एक तरीके से ना आप लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो उसकी कमियां बताई जा रही हैं आपको कि देखो वहाँ पर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, चीज़ों को पावर्स को बांटा नहीं गया है, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं होता है, ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर इन सब वजह से क्या बोला है, दिस लीव्स द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट बाय स्टेट गवर्नमेंट इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग म्यूनिसिपल एक्सपेंडिचर। तो अब एक ही तरीका बचता है यार कि सरकार अनाप शनाप खर्चे ना करे, अनाप शनाप ना चले, और वो ये है कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सटर्नल ऑडिट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करके भेजे और इनका ऑडिट करे ताकि ढंग से ऑडिट हो, है ना। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑडिट करवाना ही एकमात्र तरीका है कि ये लोग डरेंगे थोड़ा और खर्चा कंट्रोल में करेंगे।
फाइनली एक बात और है, अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें ये बताया है कि जो म्यूनिसिपल अकाउंटिंग होती है, बजट फॉर्मेट्स होते हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज किए गए हैं क्योंकि ना तो ये सिंपल होते हैं, ना ही ये कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल होते हैं। समटाइम्स कभी कम जानकारी मिल देते हैं बजट्स में या अकाउंटिंग सिस्टम में, कभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो टोटल आप देखो कितने पॉइंट है, 3 है। बजटरी प्रोसीजर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बातें हैं सर। एक तो हो गया आपका बजटरी प्रोसीजर, दूसरा कौन सा हो गया, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर कंट्रोल बोल दो उसे, एक्सपेंडिचर कंट्रोल बुला सकते हो आप इसे, और तीसरा हो जाएगा अकाउंटिंग सिस्टम। आपको तीनों के बारे में बेटा थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। अकाउंटिंग सिस्टम में मैं सर बहुत आसानी से लिख दूंगा कि अकाउंटिंग सिस्टम इनका हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा है क्योंकि ना तो वो सिंपल है, ना ही वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, ना तो वो समझने योग्य है, कभी बहुत इनएडिक्वेट जानकारी देता है तो कभी एक्सेस जानकारी देता है। ये तो लिख दोगे सब। एक्सपेंडिचर कंट्रोल में क्या बताओगे कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में होता है ना कि लेजिस्लेटिव पावर किसी और की है, मतलब कानून बनाने की पावर किसी और की है और चीज़ों को अप्लाई करने की पावर किसी और की है। ऐसा लोकल गवर्नमेंट में नहीं होता है, वो लोग खुद ही पावर बनाते हैं और खुद ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ऑफिसर्स नहीं होते हैं। ऐसी कुछ बातें बता सकते हो। इसके अलावा बजटरी प्रोसीजर में बता सकते हो कि इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है और कैपिटल आइटम्स को कहाँ डाल दिया जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के हेड में डाला जाता है। और म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके जो बजट होते हैं वो स्टेट बाय स्टेट वेरी भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें बोल सकते हो। एक लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि ये लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फंड बना लेते हैं, जैसे कोई फंड एजुकेशन के लिए, कोई रोड के लिए, तो कोई अदर पब्लिक वर्क के लिए, ऐसा। इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। क्या ऑब्जेक्टिव है लोकल बॉडी के, बताओ भाई, लोकल बॉडी के ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सुनना ध्यान से। लोकल बॉडी का ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें रिपोर्टिंग करनी है ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। इन लोगों के फाइनेंशियल कंट्रोल का जो सिस्टम है वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें बतानी है ताकि उनको वो इम्प्रूव भी कर सकें और अगर कुछ कमी है तो हम बता भी सकें। फिर फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट और प्रिवेंट करना भी ऑब्जेक्टिव है। तो ऑडिट करेंगे तो डिटेक्ट तो कर ही लेंगे और ऑडिट के डर से कहीं ना कहीं लोग फ्रॉड या एरर करेंगे भी कम, है ना। फिर एडहेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी नियम कानून है उनको फॉलो करा कि नहीं करा, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, इसके अलावा और काय पर रिपोर्टिंग करना है मुझे कि इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो कंटेंट है और जो प्रेजेंटेशन है वो कितना फेयर है, इस पर भी मुझे रिपोर्टिंग करना है। और फाइनली वेदर द वैल्यू इज बीइंग फुली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंड, जो भी खर्चा ये लोग कर रहे हैं वो उसका वर्थ है कि नहीं, मतलब उससे कुछ मिल रहा है, उससे कुछ वैल्यू मिल रही है, बस खर्चा हो रहा है, ऐसा ध्यान रखना है सर। कितने हैं, 5 हैं। सबसे पहले सर बताओ, ऑडिट में अपन कंट्रोल्स चेक करते हैं क्या कि सीधे बुक्स चेक करते हैं? नहीं सर, कंट्रोल चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, लोकल बॉडी का ऑडिट करते समय पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा उनके फाइनेंशियल सिस्टम का जो कंट्रोल है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा क्या है सर, अब हम ऑडिट करेंगे बुक्स का तो उसमें फ्रॉड एरर को प्रिवेंट डिटेक्ट करना और नियम कानून के हिसाब से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, हर चीज़ में नियम कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर रिपोर्टिंग करना है। तो ये बुक्स में 2 चीज़ें देखना है, क्या क्या, फ्रॉड एरर को प्रिवेंट डिटेक्ट करना और सारे जो लीगल चीज़ें हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ एक तरीके से कंट्रोल सिस्टम चेक कर लिया, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 चीज़ें चेक कर ली, फ्रॉड एरर को प्रिवेंट डिटेक्ट करना ऑब्जेक्टिव है और आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन फेयर है या नहीं, इस पर रिपोर्टिंग करनी है। और लास्ट क्या हो जाएगा कि खर्चा तो कर रहे हो, उससे कुछ मिल भी रहा है कि बस खर्चा हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। लास्ट हेडिंग आ जाते हैं अपन किस पर, ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि ना इस चैप्टर में ना बहुत कम सा लिखा है, अधूरा सा लिखा है, फुल डिटेल नहीं है, तो बहुत अजीब हो जाता है कि कितना बोलो और कितना ना बोलो। हालांकि एग्जाम के हिसाब से बहुत कम इंपॉर्टेंट भी है, 2-4 हेडिंग है जो बहुत ज़्यादा काम की है, तो जो उन पर ए लगा हुआ है आप देख सकते हो उनको, है ना।
चलो, तो अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि लोकल बॉडी का ऑडिट करने जा रहे हो आप, उसका ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, लोकल बॉडी का ऑडिट करने जा रहे हो, उसका ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, तो क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है। आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं। क्यों सर? क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा है, लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का एक लोकल फंड ऑडिट विंग होता है, जो जनरली क्या करता है, ऑडिट करता है किसका? म्यूनिसिपल अकाउंट्स का। बोलो यारो, एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करने वाली है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की साइड से उसके बिहाफ में कौन कर रहा है? लोकल फंड ऑडिट विंग ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और वो जाकर ऑडिट करेगा म्यूनिसिपल अकाउंट्स का। और कभी कभी जो बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे कि दिल्ली मुंबई, जहां के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े हैं, उनके पास पावर है कि वो अपने ऑडिटर खुद अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी अपॉइंटमेंट इंश्योर कर लो, नहीं तो ऑडिट करने चले गए, पता चला आपका अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है। आपको अपॉइंट करना था स्टेट गवर्नमेंट के लोकल ऑडिट विंग को, और पता चला इन्होंने खुद अपॉइंट कर लिया है, तो आपका अपॉइंटमेंट ही वैलिड नहीं है। तो आप जाके चेक कर लो कि मुझे किसने अपॉइंट करना चाहिए थी, क्या उसी ने अपॉइंट करा है, मेरी अपॉइंटमेंट वैलिड भी है या नहीं। ये हो गया पहला पॉइंट, अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है सर? ऑडिटर कंसर्न। ऑडिटर के कंसर्न क्या रहेंगे? लोकल बॉडी का ऑडिट करने के लिए जाते समय ऑब्वियसली जिन चीजों पर रिपोर्टिंग करनी है, ये 5 कंसर्न रहेंगे मेरे। ये 5 काम हो गए, मतलब मेरा काम खत्म हो गया। यही ऑब्जेक्टिव थे लोकल बॉडी ऑडिट के, तो ये 5 आपको फिर से लिखने पड़ेंगे। द ऑडिटर वाइल ऑडिटिंग द लोकल बॉडी शुड रिपोर्ट ऑन दी, क्या लिखा है, राइट ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल बॉडी ऑडिट। ठीक है ना? तो वही के वही आपको ये 5 लिखने पड़ जाएंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ऐसे वाले है ना। फिर क्या लिखा है? अब ऑडिट प्रोग्राम में और क्या लिखेंगे सर? पहले तो अपन ने लिख लिया कि हम चेक करेंगे कि हमारी अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। दूसरा, हमारे फोकस रहेगा 5 पॉइंट पर, 5 ऑब्जेक्ट पर, तो वो लिख लिए। फिर हम चेक करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हम वो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो भी खर्चा किया जा रहा है वो एज पर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऐसा जो भी फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनके हिसाब से खर्चा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर हो गया। फिर ऑथोराइजन में जो भी खर्चा किया जा रहा है, क्या वो पूछकर किया जा रहा है? चाहे स्पेशल परमिशन लेनी तो स्पेशल ली है, जनरल परमिशन है तो वो ली है। तो कुल मिलाकर जैसा भी सैंक्शन, जैसा भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, इधर स्पेशल इधर स्पेशल और जनरल, क्या वो अप्रूवल लिया है तो ऑथोराइजेशन। ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन हो गया। प्रोविजनिंग, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन हो जाएगा कि जो भी खर्चा किया जा रहा है क्या उसके लिए प्रोविजन है, क्या उसके लिए पहले से फंड बना के रखा है, कहीं खर्चा उस प्रोविजन से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, खर्चा उसी प्रोविजन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बातें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट भी था। तो क्या है परफॉर्मेंस में? ऑडिटर को चेक करना है कि जो भी स्कीम, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं, स्पेशली जहां पर बड़ा खर्चा हो रहा है, लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है, क्या वो इकोनॉमिकली किए जा रहे हैं। मतलब जैसे जो भी प्रोग्राम, स्कीम जिनमें बड़ा खर्चा इन्वॉल्व है, क्या वो प्रोग्राम इकोनॉमिकली रन किए जा रहे हैं और उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल भी रहे या नहीं मिल रहे, मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उनमें है भी या नहीं है। मतलब कुल मिला के EEE, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है भी या नहीं है। ये तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, CFI, CAG, FS जो भी है। समझ में आया आपको? सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? लोकल बॉडी का ऑडिट करने जा रहे हो, आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, तो आप जो आप वहां जाकर करने वाले वो लिख लो। सबसे पहले मैं अपनी अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी चेक करूंगा कि मुझे किसने अपॉइंट करना चाहिए था, उसी ने किया है नहीं किया है। फिर मेरे कंसर्न क्या हो रहेंगे इस ऑडिट में, वो लिख लूंगा। 5 कंसर्न, 5 ऑब्जेक्टिव, वो लिखना है। फिर ये देखा जाए तो ये सब क्या है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, जो भी खर्चा किया जा रहा है वो नियम कानून के हिसाब से किया गया कि नहीं किया गया, इतना ही याद रखना है। समझ रहे हो? लैंग्वेज में रटने की कोशिश मत करो आप, बस इतना ही याद रहेगा कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं क्या वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से किए जा रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल नियम कानून बने उसके हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऑथोराइजेशन, जो भी खर्चा जिससे अप्रूवल लेके, जिससे सैंक्शन लेके, इधर स्पेशल और जनरल, वो लेकर ही किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। प्रोविजनिंग, क्या जो भी खर्चा किया जा रहा है उसके लिए प्रोविजन ऑफ फंड किया था क्या, फिर उसी प्रोविजन ऑफ फंड से पैसा निकाला है क्या, फिर जितना फंड था उस अमाउंट से ज़्यादा तो आपने विड्रॉ नहीं करा है, ऐसी बात है। परफॉर्मेंस में जो भी प्रोजेक्ट, स्कीम या इनका जो भी चल रहा है, जहां पर बड़ा खर्चा इन्वॉल्व है, वो सब इकोनॉमिकली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उनसे मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये हो गया ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट आसान थे, थोड़ी सी मेहनत आपको कहाँ करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत बस, और तो मुझे कहीं लगता कि जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी ठीक है, ये तो ज़्यादा काम के भी नहीं है मुझे लगता है, जैसे कि
इस पर भी मुझे नहीं समझ में आता कि कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका। ये पार्ट था, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इस पर एमसीक्यू बन सकता है, बाकी तो ठीक है, ऐसा सच कुछ खास नहीं है। चलो ओके, टाटा बाय बाय। यहाँ पर अपना ये लोकल बॉडी का ऑडिट खत्म होता है, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।